23 फरवरी 2005 मुनीर शर्मा से बातचीत। मुनीर जी, आप को कितना समय हो गया ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में? मुझे करीब 12-13 साल हो गए होंगे और रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए तो समझिए अभी 7-8 साल हुए। इससे पहले स्टूडेंट लाइफ में जुड़ाव रहा बराबर ब्रॉडकास्टिंग से। और जब आप अपने इन 12 वर्षों पर नजर डालते हैं तो आप क्या पाते हैं कि एक आइडियल ब्रॉडकास्टर के लिए जो कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए वो क्या आपको ये ऑर्गेनाइजेशन देता है, मुहैया कराता है? देखिए, जहाँ तक एक आइडियल एटमॉस्फेयर की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आइडियल कंडीशंस कभी मिल जाती हैं पूरी तरह से। और ब्रॉडकास्टर की आपने जहाँ तक बात कही तो उसमें अलग अलग किस्म की ज़रूरतें हैं। जैसे न्यूज़ है तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया, और सुविधाओं की भी जहाँ तक बात है वो उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन जहाँ तक एंटरटेनमेंट की बात है, इंफोटेनमेंट की या कहें दोनों को मिला करके जब जोड़ा जाता है तो उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट पुराना चला आ रहा है उसमें बदलाव तो होना चाहिए समय की ज़रूरतों के साथ, तभी कुछ लचीलापन आ पाएगा और कुछ क्वालिटी में सुधार नजर आएगा, वरना फिर वो एक दबी दबी सी बात रह जाएगी। माना यह जाता है कि ये ब्रॉडकास्टिंग अपने आप में एक जिम्मेदारी से भरा काम है, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति के रूप में कोई एक व्यक्तिगत काम कर रहे होते हैं उसका एक मतलब होता है, लेकिन जब आप एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के बतौर एक सीट पर बैठे होते हैं जहां से आपके मुंह से निकली हुई कोई बात, कोई भावना किसी दूसरी की भावना को आहत कर सकती है, तो एक जिस तरह का रिस्पॉन्सिबल काम है ये ब्रॉडकास्टिंग, उसको करने के लिए क्या आप अपने को उपयुक्त व्यक्ति पाते हैं? मैं समझता हूं कि ये तय कर पाना, अब ये तो सुनने वाले तय करेंगे कि मैं उसके लिए कितना उपयुक्त हूं या नहीं हूं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ हूं तो शायद इसीलिए हूं कि मुझे उपयुक्त ही समझा गया होगा, समझा जाता रहा होगा, और बराबर सुधार की गुंजाइश तो रहती ही है और रहनी भी चाहिए। और जब आप एक श्रोता की तरह देखते हैं एयर पर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेडियो के फोरम से चल रहा हो या बाकी 3 प्राइवेट रेडियोज के जरिए चल रहा हो, एफएम पर खास तौर पर, तो वो जो एंटरटेनमेंट और जो कम्युनिकेशन का ये जो नया लिंगो है और एक जो नया ईडियम है, इस सिलसिले में आपको क्या कहना है? इस सिलसिले में कहना मुझे यही है कि वो भाषा जिस तरह की इस्तेमाल की जा रही है निजी चैनल्स पर, उनका ये दावा है कि ये दिल्ली की भाषा है, और ये दिल्ली की भाषा है ऐसा कहने का जाने उन्हें किसने इसकी मैं समझता हूँ अथॉरिटी दे दी कि यही भाषा है जो दिल्ली की भाषा है, कि जिसमें पंजाबियत ही भरी हुई है। सभी प्रांतों के लोग यहाँ हैं, अलग अलग तरह की बोलियां हैं, अलग अलग तरह के उसमें रंग हैं। एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि भाषा के साथ तो एक खिलवाड़ सा उसमें नजर आता है, और भाषा परिमार्जित होनी चाहिए, और जाहिर है वो इतनी ऐसी भी ना हो कि आम आदमी को अपने से दूर लगे या उपदेशात्मक लगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इट्स स्टिल इवॉल्विंग। ये अभी उस फेज में है जहां से निकलकर ये एक आकार लेगी मानक। जैसा आपको याद होगा कि जब टेलीविजन चैनल्स आए और उन पर समाचारों का प्रसारण शुरू हुआ तो उसमें भरमार थी अंग्रेजी के शब्दों की, कि आज फाइनेंस मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट्स को संबोधित करते हुए ये कहा। बड़ा हास्यास्पद सा लगता है, लेकिन उनका कहना था नहीं, क्योंकि लोग ऐसे ही बोलते हैं इसलिए यही भाषा अच्छी है, ये उन्हें पसंद आएगी। लेकिन आप देखते हैं बाद में ऐसा नहीं हुआ, और वो वैसी ही भाषा उसमें अपनाई गई जैसी आम अखबारों में या जो कि सरकारी मीडिया के निकट की भाषा है। तो उसी तरह से एक मानक भाषा धीरे धीरे मैं समझता हूं कि इसमें अपना स्वरूप लेगी, अभी उसमें कुछ समय शायद लगेगा। देखिए, माना यह जाता है कि कोई भी मीडियम जो, और खासतौर पर मास कंजम्पशन के लिए जो मीडियम है,
मास मीडिया जो है वो आप जो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनको ही प्रतिबिंबित परिलक्षित करता है। तो अगर ये एक तर्क आता है कि लोग इसी तरह बोलते हैं तो हम भी उनको इसी तरह संबोधित करते हैं, तो इसमें आपको कौन सी बुराई नजर आ रही है? मैं नहीं समझता कि लोग जैसे बोलते हैं उसी तरह संबोधित करने से वो आपको सुनेंगे, ये कोई जरूरी नहीं। आप उनको अगर इज्जत से संबोधित करते हैं तो शायद वो आपको और ध्यान दे करके सुनेंगे। और ये अपने अपने शायद मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, लेकिन आई फाइंड इट एट टाइम्स वेरी ऑफेंसिव व्हेन पीपल आर बीइंग एड्रेस्ड एज अरे भैया सुनो दिल्ली में तो ऐसा होता है, अरे भैया ये कॉन्टेस्ट आया है। ये बड़ा एक बहुत ही ज्यादा एक वो क्लीशेड भी हो गया है जिसे कहिए, और बहुत ज्यादा जैसे कि आपको कोई इम्पोज कर रहा है। और यही वजह है, आप खुद देखें, यदि वास्तविकता भी आप देखें कि लोगों को वो कार्यक्रम याद रहते हैं। आप उनसे पूछें कि कौन सा आजकल अच्छा चल रहा है, फलां है, वो उस पर है, लेकिन वो चैनल को नहीं डिफरेंशिएट कर पाते। चैनल की आइडेंटिटी ही उसमें खो गई है, क्योंकि सभी इस तरह से करने में लगे हुए हैं। तो इससे उबरने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मैं समझता हूं वो खुद वहां ये प्रयास होंगे और ये चीज अपने आप होगी और दुरुस्त हो जाएगी। एक व्यक्ति के रूप में, मतलब मुनीश शर्मा जब एक ब्रॉडकास्टर के रूप में माइक्रोफोन के सामने बैठते हैं तो उस बैठने से पहले का जो उनका जीवन है, यानी कि कल जो उन्होंने काम को अंजाम दिया था, आज उनका काम उससे थोड़ा सा बेहतर हो, इसके सिलसिले में वो क्या तैयारी करते हैं? देखिए, ये तो बहुत कुछ निर्भर हमेशा करता है, आत्मविश्लेषण भी होता है, और फिर उसके अलावा जिस तरह का फीडबैक आपको मिलता है श्रोताओं से वो भी जरूरी होता है, और उसके साथ ही अथॉरिटीज क्या अपेक्षा रखती हैं आपसे। तो इन सब चीजों का एक मिश्रण होता है, उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि उसे किस तरह बेहतर बनाना चाहिए, लोग उसको पसंद करें और कार्यक्रम चलता रहे। और अगर हम यहीं आपसे ये भी पूछें कि जो पुराने दौर के जो लोग रहे हैं, जिनके बारे में आपने कुछ सुना है, यानी कि वैल्यूज के लेवल पर जो ब्रॉडकास्टिंग में एक दौर आपके कानों में पड़ता है, शायद उसके गवाह आप खुद ना रहे हों क्योंकि 10-12 साल पहले वो माहौल करीब करीब खत्म हो ही चुका था, तो वो आप कैसे रिकलेक्ट करते हैं? मैं उसे रिकलेक्ट करता हूं तो याद आती हैं वो आवाजें जो अब नहीं सुनाई देती हैं, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। उस तरह की जो डिलीवरी थी उसे एक वर्ल्ड वॉर रेडियो का नाम दिया जाता है। जब आप जर्नलिज्म पढ़ते हैं कहीं तो कहते हैं कि वो इस तरह से वो देवकीनंदन पांडे साहब पढ़ा करते थे कि जैसे बस उसमें युद्ध की ही खबरें दी जाएंगी इस आवाज में, और एक बहुत ही एक देववाणी की तरह से, जैसे कोई महापुरुष या एक बड़ी अथॉरिटी कोई बोल रही है, उस तरह का उनका ऐसा कहना होता है। अब कहना है कि आम आदमी की तरह उसी स्तर पर आकर बोलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं उसका एक अपना चार्म था, एक उसमें जो खिंचाव था वो अलग ही था, और उसकी मैं कमी पाता हूं, उसकी कमी खलती है। क्योंकि आवाज के स्तर पर जो काम होना चाहिए था, स्क्रिप्ट के स्तर पर भी होता है, डिलीवरी के स्तर पर भी होता है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ वॉइस के स्तर पर उस समय जो काम था उसका अब अभाव है। और मैं समझता हूं कि अगर आज के ब्रॉडकास्टर्स को ये मौका मिले, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो आवाजें शायद इतनी कहीं संरक्षित भी शायद नहीं की गई हैं, या की भी गई हैं तो क्यों नहीं सुनाई देती हैं। अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी शायद ही कभी सुनते हो, लेकिन वो एक अनुभव है, उसको भी सुनना और उससे सीखने का उसमें बहुत मौका है, बहुत अच्छा उसमें अवसर है। और अगर हम आपसे पूछें कि मुनीश शर्मा के सपनों का अगर कोई रेडियो हो सकता है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी? मेरे सपनों के रेडियो में बातें तो सब वही होंगी जो हो रही हैं, जो अभी है उसमें ऐसी मैं कोई बहुत ऐसी कमी नहीं महसूस करता कि फलां चीज नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन जैसे जीवन के हर क्षेत्र में ये बात लागू होती है कि द वन हु ट्राइज टू प्लीज ऑल ही प्लीजेज नन। किसी भी मतलब मीडियम से ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम सबको खुश कर लेंगे। एक खास एक वर्ग के लिए, श्रोता वर्ग के लिए आपको ये तय करना होता है कि ये इनके लिए ये कार्यक्रम है, उनको हम संबोधित करते हुए चलेंगे और उनकी रुचियों के अनुसार हम प्रसारित करेंगे, लेकिन उसमें एक जिम्मेदारी का एहसास बराबर बना रहना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सिर्फ ये कहना कि लोग इसे बहुत पसंद करते हैं,
तो देखिए पालिका बाजार में बहुत ब्लू फिल्म की सीडीज बिकती हैं, किसी भी समय आप जाकर के देख लें। तो क्या वो मानक हो जाएगा? लोग बहुत नशा करते हैं, बहुत गलत काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर कोई कानून ना हो तो वो बिल्कुल खुलेआम हो जाएगा। लेकिन इसलिए हमें इन बातों की आड़ लेकर ये नहीं कहना चाहिए और उस सस्तेपन से बचना चाहिए, ये बहाना लेकर कि लोग शायद यही पसंद करते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि एक क्वालिटी उसमें मेंटेन रहे। रेडियो पर जितनी तरह के प्रोग्राम आपके कानों में पड़ते रहे, मतलब जब से आपने होश संभाला और अब तक, अगर फर्ज कीजिए कि आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हों और आपको कुछ बिल्कुल नए एस्पायरेंट्स को आपको ट्रेनिंग देनी हो, और तब आप उनके लिए कुछ कैप्सूल एक रेफरेंस के लिए लेकर जाएं, तो वो किस किस तरह के प्रोग्राम होंगे? किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देखिए, मुझे तो ये अवसर मिला है कि जिसमें करंट अफेयर्स के भी कार्यक्रम होते हैं वो भी मैंने किए हैं, मनोरंजन के भी कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के भी कार्यक्रम होते हैं, तो हर प्रकार के। और जहां तक मेरी अपनी पसंद की बात है तो मुझे फीचर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं, तो मैं उसमें कुछ काम करना चाहूंगा। साउंड के लेवल पर उसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो सकते हैं जो अभी नहीं हुए हैं। जिस तरह का संगीत इस्तेमाल होता है वो बहुत ही परंपरागत किस्म का है, और उसमें बहुत फ्यूजन की एक गुंजाइश है और प्रयोग की भी गुंजाइश है। तो मैं समझता हूं कि उसके विषय में मैं कुछ करना चाहूंगा, और जो लोग इच्छुक हैं इस क्षेत्र में आने के, सीखने के, उनसे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं शायद उन्हें यही कहूंगा कि वो किसी को भी इमिटेट करने की कोशिश न करें, अपने स्वर को खुद तलाशें, उसकी खुद तलाश करें और खुल करके बात करें। ये मैं समझता हूँ मेरी कोशिश रहेगी। ये तो हुआ जनरली फीचर के बारे में आपने कहा, लेकिन अगर फीचर में भी कहें कोई पर्टिकुलर फीचर जो आपको सुना हुआ, आपके कानों से गुजरा हुआ है और आपको लगता है कि वो फीचर जिसको फलां आदमी ने लिखा था, फलां ने प्रोड्यूस किया था और फलां विषय था और उसमें फलां उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, तो उसका अगर बहुत स्पेसिफिक थोड़े उसके ग्राफिक डिटेल्स में जाएं तो? ऐसे कई एक फीचर्स की श्रृंखला थी, मुझे याद आती है, मेजर चित्तरंजन सावंत ने वो किए थे, चीन की यात्रा के विषय में वो थे ट्रेवलॉग्स, वो मुझे बहुत पसंद आए थे। हिंदी भाषा में ही किए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ के संगीत का और अलग अलग एक क्षेत्र विशेष की जो ध्वनियां हैं, वहाँ काम हो रहा है, उसका जिस तरह का उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया था वो बहुत अच्छा मुझे लगा। और एक बार विश्व नाट्य दिवस जो कि मार्च के महीने में होता है, उस मौके पर किया गया था, जिसमें दुनिया भर के जितने मशहूर नाटक हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हैं, ग्रीक हैं, संस्कृत हैं, फ्रेंच हैं, उन सब के अंश उसमें पिरोए गए थे। और बड़े नामचीन कलाकारों ने, जिनमें उत्तरा बावकर, श्री वल्लभ व्यास और राम गोपाल बजाज से लेकर रेडियो के भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट उसमें थे, उसमें काम करने का मौका मिला था, तो वो याद आता है अक्सर। हाँ, देखिए, खासतौर पे ये जो नई जनरेशन है ब्रॉडकास्टर्स की, जो खासतौर पे एफएम पर और उसमें भी प्राइवेट एफएम पर, अभी मेरी पीछे बात हो रही थी 2-4 लोगों से, तो उनका कहना, देखिए हमारे पास जो प्रसार भारती का रूल्स और गाइडलाइंस हैं उसमें हम न्यूज़ नहीं एयर कर सकते, तो हम अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एंटरटेनमेंट का वैल्यू कैसे बढ़ाएं, हम लोगों को एंटरटेन कैसे करें, ये हमारे सामने एक हमेशा चुनौती रहती है। और तब हम उसमें किसी भी मतलब अब उसको हम कैसे, उसका एक क्वालिटी टाइम हमारे रेडियो पर कैसे गुजरे, इसकी चिंता के तहत हम ये करते हैं। अब अगर आप खुद भी ट्रैवल करते हुए, और मतलब करीब करीब अब मेरा ख्याल 2 साल हो जाएंगे इन रेडियो को एयर पर चलते हुए, तो ये बिल्कुल एक शायद नई तरह का अनुभव है जो दिल्ली के श्रोता और हम और आप सभी ले रहे हैं। तो आप अगर इस पर नजर डालें तो क्या अच्छा और क्या बुरा कि अगर, जैसा कि मैंने अभी आपसे बातें हुई, मैंने शुरू में ही कहा था कि अभी एक इवॉल्विंग फेज में है ये चीज, और धीरे धीरे ये खुद अपना आकार एक ग्रहण करेगी। अभी तो अखरने वाली बात यही है कि एक वो बहुत ज्यादा वायलेंट किस्म की डिलीवरी है, उसे आप हो सकता है कभी रश आवर में आप माइंड ना करें, बहुत शोर शराबे के साथ वो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, नहीं भी बोला जा रहा, संगीत है, लेकिन अगर आप कभी चाहें आराम से बैठ करके कुछ सुनना, ऐसे भी कुछ कार्यक्रम हैं बहुत पुराने ब्रॉडकास्टर्स के, पुराने फिल्मी गीतों के, लेकिन उनकी संख्या कम है और ज्यादातर वो एक इश्तहारबाजी बनकर के रह गया है फिलहाल
इस तरह का है। और जहां तक आपने कहा कि करंट अफेयर्स की अभी इजाजत नहीं है, मैं समझता हूं कि जैसे कि खबरें हैं शायद वो पाइपलाइन में है और उसको इजाजत मिल जानी चाहिए। मैं समझता हूं, क्योंकि उम्मीद करता हूं, क्योंकि देखिए जैसे टेलीविजन जो है उस पर तो विजुअल्स भी हैं, तो उसका असर मैं समझता हूं कहीं ज्यादा होता है कही हुई बात से। और जब प्रिंट मीडिया में प्राइवेट प्लेयर्स हैं, टेलीविजन में हैं, तो रेडियो में क्यों नहीं होंगे न्यूज में? वो कुछ वक्त की बात है, उसके बाद जरूर ऐसा होगा, आई होप सो। और जहां तक आपने ये चैनल्स की बात कही कि उन पे किस तरह के कार्यक्रम हैं, तो वही बात है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस का दौर है। कोई भी चैनल अपने आप को दूसरे से फर्क साबित नहीं कर पा रहा है, ये है मुझे लगता है। देखिए, हर फील्ड में आदमी अपना एक आइडियल बनाकर उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। ज्यादातर बार देखा गया है कि जब आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में होते हैं तो आप सोचते हैं कि आप इस तरह करेंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप सोचते हैं कि डॉन ब्रैडमैन आप बनेंगे, कल को सचिन तेंदुलकर बनेंगे। तो अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में रहते हुए अगर आप सोचते हैं कि एक तो हमने आपसे पूछा कि आपके सपनों का रेडियो कैसा है, और अगर हम दूसरा सवाल आपसे पूछें कि आप कल को आप कहाँ खड़े हुए देखना चाहते हैं? देखिए, ब्रॉडकास्टिंग की जहां तक बात है, ये मेरा कभी सपना नहीं था कि मैं कोई ब्रॉडकास्टर बनूंगा। और मजे की बात है कि मेरे घर में रेडियो भी नहीं था। रेडियो खरीदा तब गया जब गल्फ वॉर चल रहा था। उन दिनों मेरी बहुत उत्सुकता होती थी कि हर घड़ी क्या होगा, क्योंकि होश संभालने के बाद वो पहली लड़ाई थी और बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड था इसलिए। लेकिन हाँ, एक विधा के तौर पर कभी स्टूडेंट लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए शायद उस लिहाज से किए होंगे मैंने कार्यक्रम, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था। ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़े कैनवास का एक हिस्सा है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है, एक मीडियम है। लेकिन मैं ज्यादातर संबद्ध चूंकि रंगमंच से रहा और टेलीविजन से रहा, अब चूंकि मौका इसमें मिला तो उसमें मैंने बेहतर करने की कोशिश की और करता हूं मैं। लेकिन ऐसा कहना तो मैं समझता हूं कि मुश्किल होगा कि फला ब्रॉडकास्टर की तरह मैं बनना चाहूंगा, चूंकि उसकी वजह यह है कि मतलब जिस तरह का एक जो कंप्लीट ब्रॉडकास्टर जो है, जिसे कहते हैं कि आप पूर्ण रूप से उसके लिए बहुत मौका शायद यहाँ नहीं रहा, चूंकि न्यूज करने वाले अलग लोग हैं, एंटरटेनमेंट के अलग हैं, लेकिन जो पूरी तरह से हर तरह के हर मुद्दे को जो संबोधित करे, ऐसा अभी एटलीस्ट मेरी नजरों से नहीं गुजरा। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं महसूस करता कि इसमें कोई आदर्श की जैसी बात होगी। हाँ, जहां तक जो डिलीवरी की बात है, वो पसंद आने की बात है, ऐसे जरूर हैं बहुत से लोग जो अपील करते हैं समय समय पर, जिन्होंने किया है। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ है? गाजियाबाद में 1970। और अगर हर आदमी अपने साथ जिस तरह का एक सांस्कृतिक सरोकार और संसार लेकर चलता है, शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी, जोश मलिहाबादी, इस तरह के नाम, तो अगर हम कहें कि मुनीश अपने नाम के आगे क्या लगाना चाहेंगे? भाई, जगह का ही नाम लगाएंगे तो गाजियाबादी ही ठीक रहेगा। हालांकि ज्यादा अरसा तो मैंने गुजारा गुड़गांव में, लेकिन उसमें कुछ बन नहीं पाएगा, काफिया मिलेगा नहीं कुछ ऐसा। तो इसलिए वही ठीक है। और वैसे भी इतने बरस हरियाणा में गुजारने के बाद भी लोग मुझसे अक्सर मिलते हैं तो वो मुझे यूपी का ही बताते हैं, जबकि यूपी में सिर्फ मेरा जन्म ही हुआ, रहा नहीं मैं वहां। अब ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता, बट फिर भी मैं गाजियाबादी कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा। चलिए, इसी नोट पर आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। शुक्रिया इरफान साहब।